भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह जी इस समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इस कमेटी को गठित करने के लिए जो कारण बताए गए हैं वो यह है कि एक भारत में अलग अलग चुनाव कराने से प्रमुखतः 3 समस्याएं सामने आती हैं। पहला कि संसाधनों की हानि होती है, दूसरा सुरक्षा को लेकर समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां शिफ्ट करना पड़ता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने पर संसाधनों का अपव्यय होता है। तथा जो प्रमुख समस्या में से एक बताई गई है वो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू हो जाने पर विकास परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ता है। यह 3 प्रमुख समस्याएं हैं, इन पर चर्चा करेगी यह समिति। तो अब हम लोग खंडवार प्रयास करते हैं सरकार द्वारा दिए गए इन 3 समस्याओं पर। पहली समस्या यह है साथियों कि संसाधनों का अपव्यय अधिक होता है, लेकिन क्या इस बात को कहते हुए सरकार द्वारा कोई रिसर्च किया गया है, कोई सर्वे किया गया है? कोई सर्वे नहीं है साथियों। आप जानकर शायद ये हैरान होंगे कि 2014 के चुनाव में लगभग, और मैं यहां पर संसदीय की चुनाव बात कर रहा हूं, जब हम सांसदों का चयन करते हैं तो लगभग भारत में 4000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था जी साथियों। और जब हम इसकी तुलना करते हैं 2019 के चुनाव के साथ, तब हम ये पाते हैं कि यह खर्च जो है 9000 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 2 गुना हो गया 5 साल के अंदर। हमको आपको देखने में वृद्धि बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जब हम 2019 के वोटरों का आंकड़ा देखते हैं तब हम इस बात पे गौर फरमाते हैं कि पूरे देश के अंदर 91 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हैं। और हम दिए गए खर्च को, आंकड़ों पर दिए गए खर्च को और वोटर्स को हम जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि चुनाव जो है भारत में प्रतिदिन 100 रुपया पड़ता है। यानी एक चुनाव जो 5 साल में होता है उसका खर्च प्रतिदिन 100 रुपये पड़ता है। आप शायद इस बात को भी जानकर हैरान हो सकते हैं कि यदि इसको वोटरों की तुलना में रखा जाए तो प्रति वोटर 10 पैसा प्रतिदिन चुनाव पर खर्च होता है। आप और हम शायद इस बात से रूबरू होंगे कि आज 2023 के समय में 10 पैसे की कितनी अहमियत है। आज हम या आप दिन भर में 1000 रुपए से लेकर न जाने कितनी बड़ी राशि फजूल खर्ची उड़ा देते हैं, और 10 पैसे अगर आधार है एक साथ एक चुनाव कराने का तो यह एक विचारणीय प्रश्न है साथियों। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या 10 पैसे वास्तव में प्रति वोटर इतना महंगा है कि हम एक साथ एक चुनाव कराने के लिए बाध्य हो जाएं। दूसरी समस्या जो हमको गिनाई गई थी साथियों वो यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इधर से उधर करना पड़ता है, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इस चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बनाई जाती है। लेकिन आप और हम शायद इस बात से अवगत होंगे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में यह वर्णन है और यह वर्णित है कि यदि सरकार चाहे तो अपने नागरिकों से राज्य के लिए सेवा करने के लिए आग्रह कर सकती है। तो आप और हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिसको सरकार कह रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक जगह से दूसरे जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर जाना पड़ता है। क्या आपके और हमारे परिजन जो सरकारी नौकरियों में हैं वो ये कहते हुए हर्ष की अनुभूति नहीं करते हैं कि आज हम चुनावी ड्यूटी में जा रहे हैं? तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है साथियों कि क्या केवल इस आधार पर कि मतलब हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इधर से उधर करना पड़ता है और अन्य लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में भागीदार बनाना पड़ता है, इसके लिए एक साथ चुनाव करा जाए? जो तीसरी बात सरकार द्वारा कही गई है वो यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य में परियोजनाएं बंद हो जाती हैं। पर शायद आप और हम इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, जो दीर्घकालिक परियोजनाएं चल रही होती हैं उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगती है। जैसे यदि कोई परियोजना चल रही है सड़क बनाने की और जिस क्षेत्र में सड़क बनना है, चुनाव संहिता लागू होने के बावजूद भी वह सड़क बननी बंद नहीं होगी।
चुनाव संहिता लागू होने के बावजूद भी यदि आपको सरकार द्वारा एक कृषक के रूप में 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं 3 किस्तों में, तो वो किस्त भी बंद नहीं होगी। तो फिर आचार संहिता लागू होने पर कौन सी परियोजनाएं बंद हो जाती हैं? जी, वह परियोजनाएं बंद होती हैं और उसको रोका जाता है जिनका तात्कालिक चुनाव पर असर पड़ता है, और वो भी इसलिए किया जाता है ताकि सत्ता पक्ष को विपक्ष के ऊपर एक अनड्यू एडवांटेज ना मिले। तो सरकार द्वारा यह 3 बातें कही गई हैं और हमने इन तीनों ही बातों पर खंडवार विमर्श किया है। लेकिन यह तो एक विपक्ष की भूमिका वाली बात हो गई कि हम इस आवाज को या इस मत को किस प्रकार से आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारत में कभी एक साथ राज्य और संसद के चुनाव हुए हैं, यानी विधानसभा और संसदीय के चुनाव कोई साथ में हुए? जी हाँ साथियों, भारत 1947 में आजाद हुआ और पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। उससे लेकर 1967 तक भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए हैं। लेकिन इसमें कैच है साथियों, कैच यह है कि दोनों ही जगहों पर जब भी चुनाव हुए हैं तो केवल एक ही दल चुनकर आया। जी हाँ, और वह दल था कांग्रेस। यानी संसद में कांग्रेस, विधानसभा में कांग्रेस, विपक्ष में कोई था ही नहीं। भारतीय इतिहास में पहली बार 1969 में यानी 1969 में विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए कोई दल आगे आया। यानी भारत को आजादी के लगभग 15 से 20 साल बाद एक विपक्ष का नेता मिला, और उसके बाद से आप यकीन मानिए भारत में संसद का चुनाव और राज्य विधानसभाओं का चुनाव अलग अलग होने लगा। यानी कांग्रेस की प्रभुता समाप्त हो गई। तो आइए बात करते हैं कि एक साथ राज्य और संसद के चुनाव होने पर क्या क्या लाभ है। सबसे प्रमुख लाभ यह है साथियों कि हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजना पड़ेगा। जी, हम उनका समुचित उपयोग नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, हम उनका समुचित उपयोग किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कर सकते हैं, हम उनका उपयोग देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। आप स्वयं सोचिए कि हर भारत को चुनावी देश कहा जाता है। यानी हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने बाद भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव चल ही रहे होते हैं। जैसे आप शायद इस बात से जानकारी रखते होंगे कि आने वाले कुछ समय में भारत में फिर 5 राज्यों में चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों में फिर से चुनाव है। अब लेकिन यह सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा रखे, उनको सुरक्षित रखे। लेकिन यदि एक साथ एक बार चुनाव होता है तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे सुरक्षा बलों को अलग अलग राज्यों में बार बार नहीं भेजना पड़ेगा, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर हम एक मुस्तैदी अपना सकते हैं और होने वाली घटनाओं में संभवतः कुछ कमी की जा सकती है। दूसरी बात यह है साथियों कि इससे एक लाभ यह होगा कि जो तात्कालिक चुनावी लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दल भारत को तोड़ने, भारत में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, उस पर रोक लगेगी। शायद आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि तात्कालिक लाभ उठाने के लिए बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करवाया है। अब जातिगत सर्वेक्षण का क्या लाभ, क्या हानि होगी, यह आप और हम शायद समझ रहे होंगे। यानी यह बताने की कोशिश की गई है कि राज्य विशेष में एक जन समुदाय की संख्या दूसरे पर ज्यादा है। यानी इस प्रकार से हम लोग बहुमतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भारतीय प्रस्तावना के पूरी तरह से खिलाफ है, जिसमें हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो जब एक साथ एक चुनाव होगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि तात्कालिक जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने लाभ के लिए राज्य विशेष के अंदर एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं, वह समाप्त हो पाएगा। और अच्छी बात जो सबसे यह होगी कि हम राष्ट्र और राज्य स्तर पर एक स्थायी सरकार देने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या एक साथ राज्य और संसद के चुनाव होने पर किसी विधायिका का अपघटन नहीं होगा। यह भी सोचने वाली बात है कि क्या यदि राष्ट्रपति शासन लगता है या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है
और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से होता है, तो उसके बाद चुनाव का क्या होगा, किस प्रकार से उसको किया जाएगा। यह कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे और नकारात्मक पक्ष भी थे। एक और इस पर बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। इसमें लाभ हमें तात्कालिक रूप में तो दिख रहा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में जो सबसे बड़ा नुकसान होने की मतलब संभावनाएं हैं वो यह है साथियों कि राज्य स्तर पर की जो समस्याएं हैं वह राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर अभिभावी हो जाएंगी, या यूं कहें कि राज्य स्तर के मुद्दे पूरी तरह से गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी हो जाएंगे। यानी जब हम लोग संसद का चुनाव करेंगे, यानी सांसद महोदयों का चुनाव करेंगे, तब हमारे और आपके मन में संभवतः बड़ी पिक्चर होगी, यानी राज्य स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राज्य स्तर के मुद्दों का क्या होगा? राज्य स्तर के मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में खो जाएंगे। एक और बड़ी बात यह है साथियों कि इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन भी सामान्य संशोधन नहीं है। इसके लिए संसद में बहुमत 2/3 बहुमत से इस बिल को पारित करना पड़ेगा। साथ ही साथ आधे राज्यों से भी सामान्य बहुमत से यह बिल पास करना पड़ेगा। यह तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा। हमने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या लाभ हैं, क्या हानि है। आप इस विषय पर क्या मत रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में।